तो 32 साल बाद गुनाहों का हिसाब, माफिया के गुनाहों का हिसाब 3 दशक बाद जाकर हुआ है। 3 अगस्त 1991 को विधायक अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने आज मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बांधा जेल से जुड़ा था। मुख्तार ने खुद को बेगुनाह बताया है और फिर बाद में अपनी बढ़ती हुई उम्र का हवाला भी दिया है ताकि उसे कम से कम सजा मिल सके। हैरानी की बात यह है कि 61 केस दर्ज होने के बावजूद कई दशकों तक माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी नहीं ठहराया जा सका, लेकिन इसके पिछले 1 साल के दौरान अब तक मुख्तार अंसारी को 5 केसेस में सजा मिल चुकी है। तो सवाल वही, यूपी में योगी सरकार घुटनों पर मुख्तार, योगी राज माफिया सुधार गए या सुधर गए? शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। अवधेश राय मर्डर केस, मुख्तार को उम्र कैद। कोर्ट ने इसको रेरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। 32 साल बाद माफिया के गुनाहों का हिसाब। बड़ा ही अच्छा लग रहा है हमें आज ये न्याय जान करके कि देर है पर अंधेर नहीं। न्याय सबको सामान्य रूप से मिलता है, समय ज़रूर लगा, बट इतनी खुशी है कि हाँ सत्य की जीत हुई। कि जब से भाजपा आई है उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में, चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे प्रदेश के अन्य कोई खूंखार अपराधी हो, प्रभावी पैरवी का परिणाम है कि आज कानून की ताकत क्या हो रही है इसका अपराधियों को एहसास हो रहा है। 1 साल में लगातार सजा मिली 5वीं बार। अवधेश राय हत्याकांड में किस तरीके से फैसला आया है वो देश की न्यायपालिका में विश्वास जनता का और बढ़ा है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें मुकदमा दर्ज होता है, चार्जशीट फाइल होती है, बेल होती है, अपील होती है, सजा होती है, और ये न्यायिक प्रक्रिया देश में चलती रहती है। देश की जनता का विश्वास न्यायपालिका में है। योगी राज में ढह गया माफिया मुख्तार का साम्राज्य। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जो जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह हुआ करते थे, योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद कानून का कठोरता से शिकंजा कसा है। उसकी वजह से आज गवाह अपनी गवाही पर अड़े हुए हैं और एक के बाद एक लगातार फैसले आ रहे हैं। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके आपको दिखाते हैं अलग अलग राउंड्स में आज कौन से सवाल हम सभी गेस्ट से पूछने जा रहे हैं। हम पूछेंगे माफियाओं का हिसाब, लोगों का बढ़ा विश्वास। क्या उत्तर प्रदेश में अब सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है? जिस तरीके से माफियाओं को सजाएं हो रही हैं, मजबूत पैरवी की बात की जा रही है। पूछेंगे योगी राज में माफिया पर लगातार कड़ा एक्शन हो रहा है, क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं सभी मेहमान? और साथ ही सवाल यह भी आएगा, योगी सरकार में मुख्तार का कैसे हुआ गेम ओवर? 3 दशक बाद आज जाकर 32 साल पुराने एक मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। ये आज तक संभव क्यों नहीं हुआ? और चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, नेता समाजवादी पार्टी, विजय मिश्रा जी हैं, नेता बसपा, शारदा प्रसाद जी पूर्व डीजीपी हमारे बीच में हैं, साथ ही निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सवाल सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह जी आपसे यही, जिस तरह से मुख्तार अंसारी को सजा हुई, इससे पहले अतीक अहमद को सजा हुई, बहुत सारे बदमाश थानों में आकर खुद सरेंडर कर रहे हैं, तख्तियां लेकर पहुंच रहे हैं, क्या सरकार की सख्ती से विश्वास बढ़ा है? बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का और प्रदेश का भी कि देश में सेना कोई कार्य करती है तो उसका क्रेडिट लेने का काम सरकार के मंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। उसी तरह ये पूर्णतः न्यायपालिका का फैसला है और अब तक ये रहा है कि न्यायपालिका के फैसले पर कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना न उचित है न दिया जाता है।
लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता न्यायपालिका के फैसले का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं और ये प्रदेश कहां ले जाना चाहते हैं। न्यायपालिका ठीक है, का फैसला आप होता ये कह रहे हैं कि ये फैसला तो कोर्ट ने दिया है, न्यायपालिका के फैसले का क्रेडिट सरकार क्यों ले रही है? राकेश त्रिपाठी। हाँ नहीं, न्यायपालिका ठीक है धर्मेंद्र जी, लौटेंगे आपके पास, उसका जवाब ले लेते हैं। बोलिए राकेश जी। एक सेकंड हमारी बात पूरी। अच्छा ठीक है, 5 सेकंड बात पूरी कीजिए, उसके बाद राकेश त्रिपाठी जी। ठीक है, 1 मिनट राकेश जी रुक जाइए, 5 सेकंड पूरी कीजिए बात धर्मेंद्र सिंह। हाँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आए कानून व्यवस्था पर बोले, क्या स्थिति है पूरा उत्तर प्रदेश में, अराजकता है, किस तरह एक सांसद जाकर के थाने में घुस करके मंडी में जाकर के पुलिस वालों की पिटाई करता है, उनको भाग की जान बचानी पड़ती है, विद्रोह की स्थिति बन जाती है। चलिए ठीक है, बात रख दी आपने, बात रख दी आपने, दोनों पॉइंट्स रखे। आपने कहा उत्तर प्रदेश में अराजकता है और दूसरी बात यह कि फैसला कोर्ट ने दिया है, सरकार क्रेडिट ना ले। मैं राकेश त्रिपाठी को लेकर आना चाहूंगी, जवाब राकेश जी आपका। देखिए, इंटरस्टेट गैंग 191 का सरगना मुख्तार अंसारी जो जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह था, केवल मऊ आजमगढ़ या बनारस नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में जिस तरह से एक दहशत का पर्याय था मुख्तार अंसारी, जिस मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई गवाह गवाही देने को तैयार नहीं होता था, और इसी अवधेश राय हत्याकांड की मूल दस्तावेज जो थे, फाइल थी, वो फाइल तक खो गई थी या चोरी कर ली गई थी। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से ये कानून का इकबाल इतना बुलंद हुआ है, प्रोसिक्यूशन की आज स्टोरी इतनी मजबूती से कसावट के साथ बुनी गई है कि अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्यों के आधार पर इस बात को साबित करने में सफल हुआ है, जिसके आधार पर एक के बाद एक 6 मुकदमों में मुख्तार अंसारी को सजा हुई है। ठीक है, तो आपका ये कहना है राकेश जी, मजबूत पैरवी हुई है, मजबूत पैरवी हुई है और ये जो मामला है बहुत गंभीरता से लड़ा गया है, जैसा कि पूर्व की सरकारों में नहीं होता था। विजय मिश्रा हमारे साथ हैं, बसपा नेता। विजय जी, मुख्तार अंसारी को सजा हुई है 3 दशक बाद जाकर एक केस में। 1991 में एक जनप्रतिनिधि की हत्या हुई, उसमें आज सजा हो रही है और यूपी सरकार कह रही है हमारी मजबूत पैरवी का नतीजा है। तो मैं ये मान लूं कि राजनाथ बहुत कमजोर थे, राम नरेश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, बहुत कमजोर थे। आज योगी जी बहुत बाहुबली मुख्यमंत्री हैं, ये पैरवी अच्छी करते हैं। इनसे पूछिए अगर शिक्षक वाले मामले में इनकी पैरवी कहाँ जाती है, जहां आज इतने अध्यापक बेरोजगार होकर बैठे हैं। इनसे पूछिए शिक्षा मित्र के मामले में इनकी पैरवी कहाँ जाती है, जहां कोर्ट ने फटकार लगाई, शिक्षा मित्र आज बाहर हो गया। तो ये पैरवी, जहां न्यायालय वादी के प्रति फैसला दे देता है, वादी की पैरवी पे, ये अपनी पीठ थपथपाते हैं। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। न्यायालय की पैरवी को, न्यायालय के फैसले को ये ना कहते कल को लोग इन पे दोष देते कि इन्होंने न्यायालय भी खरीद लिए हैं। अरे न्यायपालिका पे पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को भरोसा है। वो जो फैसला करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, देश के हित में, प्रदेश के हित में करेंगे। लेकिन मैं ये कह दूं कि ये पैरवी जो हुई मेरी है, अभी तक इनकी पैरवी कहाँ थी? पंचायत चुनाव में कहाँ थी इनकी पैरवी? जहाँ फेल होते हैं वहाँ विपक्ष की बात आती है, जहाँ फैसला आ जाता है वहाँ इनकी पैरवी हो जाती है। अरे ठीक है विजय जी, आप बहुत सारे मसले उठाना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल माफियाओं को लेकर था, बदमाशों और अपराधियों को लेकर था। आपकी भी सरकार इस दौरान रही है, आप बच नहीं सकते इस सवाल से। 30 साल, 3 दशक, 32 साल हो गए एक केस को। आज जाकर वो केस, उसका निपटारा हो रहा है, उसमें उम्र कैद की सजा हो रही है। मुख्तार अंसारी को कातिल घोषित कर दिया गया है, दोषी माना गया है। सपा की सरकार रही, आपकी सरकार रही, आप बच के नहीं निकल सकते। ठीक है, एक बार सब लोग अपनी बात रख लें। शांत होइए विजय जी, सब लोग अपनी बात रख लें। हमारे साथ शारदा प्रसाद जी भी है, मुझे लगता है उनको भी सुना जाना चाहिए। पूर्व डीजीपी है हमारे बीच में। शारदा प्रसाद जी, तकरीबन आप कोई भी मामला उठाकर देख लीजिए उत्तर प्रदेश में माफियाओं से जुड़ा हुआ, किसी बड़े सिंडिकेट या अपराधी से जुड़ा हुआ, मुझे लगता है चर्चा के दौरान सवाल यही आता है। हमने अतीक पर भी चर्चा की, हमने उससे पहले कई और माफियाओं के गुनाहों का हिसाब हुआ, उनकी चर्चा की, और आज हम मुख्तार पर भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल सबके लिए वही है, इतना वक्त कैसे लग जाता है? इसमें पुलिस प्रशासन, सरकारों का भी कोई रोल होता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होती है। जी, इसमें पहली बात तो मैं कहूंगा कि इस पर्टिकुलर केस के लिए कि चाहे देर आए सवेर आए, दुरुस्त आए, कुछ काम तो हुआ, तो उसके लिए जो प्रोसिक्यूशन का जो काम हुआ है वो ज़रूर अच्छा हुआ है, उसकी सराहना की जानी आवश्यक है। और दूसरी बात है जो आपने कहा कि 32 साल लगे, इस पर ये आवश्यक है ये जानना कि 32 साल क्यों लगे। तो चूंकि मैं रिटायरमेंट के बाद में थोड़ा वकालत का काम भी करता हूं, तो मैंने देखा सबसे बड़ी समस्या है कि कोर्ट जो है, वकील लोग मिल करके ऐसा लगता है कि खेल रहे हैं। अगर मेरे गवाह आते हैं तो
तो मैं भाग लेता हूँ, मैं उनको एग्जामिन नहीं करता हूँ, एग्जामिन भी करता हूँ तो बोलता हूँ मैं क्रॉस एग्जामिन नहीं करूँगा, फिर कोई डेट ले लेता हूँ। इस तरह करके धीरे धीरे लचर व्यवस्था रहती है, प्रोसिक्यूशन कोशिश करके भी काम नहीं कर पाता है। तो आवश्यक है कि हमारी जो प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार करना चाहिए, जिससे कि ये हम प्रोसिक्यूशन को ये जो 32 साल लगे हैं 32 साल ना लग करके, लेकिन मैं समझ शारदा रहा हूं कि जी सबूतों का इकट्ठा करना, जी गवाहों का ना मुकरना या उनकी जान को कोई खतरा ना हो, ये सब सुनिश्चित करना तो सरकार पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है ना। हमने देखा है ऐसे केसेस में गवाह मुकर जाते हैं, अपहरण हो जाता है, हत्या हो जाती है और तो जी जी इनफैक्ट ये जो सुरक्षा का विषय है वो अवश्य महत्वपूर्ण है कि जब गवाह ने किसी एक गवाही दी है, उस गवाह को तोड़ने के लिए भरपूर प्रयास होता है और उसकी सुरक्षा को, और सबसे बड़ी चीज है कि प्रदेश में एक वातावरण उपस्थित होना चाहिए जिसमें गवाह मतलब सरकार की तरफ से ये मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम माफिया के खिलाफ इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति का शोर इतना होना चाहिए कि माफियाओं और अपराधियों की हिम्मत ही ना हो, वो पहले विचार करे कि वो कहां किस वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं और इसका अंजाम भी जल्दी सामने आएगा। 30, 32 साल, 25 साल, 20 साल, 18 साल अब नहीं लगने वाले। निरंजन पोद्दार जी, यहां पर लड़ाई विपक्षी दलों में इस बात को लेकर है कि हमारे समय में नहीं हुआ, उनकी भी तो सरकार रही। सवाल उनसे भी पूछिए, सवाल तो सभी से पूछा जाएगा। 32 साल हो गए, 3 दशक हो गए। देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश अपनी जड़ों की तरफ जा रहा है। उत्तर प्रदेश आज आत्मविश्वास की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से आज के दिन को भी अगर दुर्भाग्यपूर्ण और इन शब्दों से नवाजा जाए तो बड़ी आपत्ति और बड़ा खेद सा महसूस होता है। कारण क्या है आस्था जी, इस चीज को आप समझिए। अभी एक महानुभाव कह रहे थे कि न्यायालय की चीज को भी ये अपनी श्रेय। भाई साहब, सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, जैसे अभी बाकी की चर्चाएं आस्था जी आप कर चुकी, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूं। जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर छुट्टी पे चले जाया करते थे या हाथ खड़े कर दिया करते थे भय के मारे, जब जज और न्यायाधीश जो है वो अपने केस को छोड़ करके और केस को किसी और के यहाँ ट्रांसफर करवाने की एप्लीकेशन लगा दिया करते थे, जब जांच अधिकारी अपनी बदली करवा लिया करते थे, तो आपको क्या उस समय न्याय व्यवस्था नहीं थी? लेकिन आज जब उनको ये लग रहा है कि भाई कानून आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जड़ों को पकड़ रहा है और कानून आज उत्तर प्रदेश के अंदर इस मजबूती से खड़ा हुआ है कि कोई भी माफिया, और इसके अंदर एक चीज और है आस्था जी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, राजनीति कितनी गंदी होती है इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। उन्हीं के जो अवधेश राय है, उन्हीं के सगे भाई अजय राय वहां क्षेत्रीय कांग्रेस अध्यक्ष है, कांग्रेस के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, और उसी कांग्रेस ने पंजाब के अंदर इस मुख्तार अंसारी को वहां पे जेलों के अंदर 5 स्टार सुविधा दे रखी थी और उसकी वहां पे संरक्षण कर रहे थे, और वो फिर भी कांग्रेस के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हुए थे। तो ये एक राजनीति का जो कुत्सित चेहरा है आस्था जी, इसी कुत्सित चेहरे ने इन माफियाओं की उत्पत्ति करी। मतलब घूम फिर के ये वैसा ही नजर आता है जिस तरह राजू पाल की हत्या हुई थी, वो बसपा के नेता थे, उनको इंसाफ ना बसपा दिलवा पाई, ना समाजवादी पार्टी की सरकार दिलवा पाई, और उसके बाद जाकर अतीक अहमद के गुनाहों का हिसाब किताब हुआ, उस मामले में उसको भी कोर्ट ने सजा सुनाई। धर्मेंद्र सिंह जी, सवाल यही है, पूर्व में आपने भी सरकार चलाई है, बसपा ने भी सरकार चलाई है, लेकिन जिस तरीके से अपराधी या माफिया गले में तख्ती डाल के थानों में जाकर सरेंडर करने आए हैं, ये तस्वीरें तो पूर्व में किसी ने नहीं देखी। अब भी आप कहेंगे क्राइम कंट्रोल के प्रति जनता का विश्वास, उस पर सवाल उठाएंगे? ये इवेंट मैनेजमेंट की बात है। मैं आपको सीधे कहता हूं, आप अभी तुरंत गूगल करिए, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी बैठे हैं राकेश जी, इनसे कहिए करें क्राइम प्रदेश डालेंगे, पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। और मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के देश में नंबर 1 पर है और क्राइम बढ़ा हुआ है। एनसीआरबी की कौन सी रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं धर्मेंद्र सिंह, वो भी क्लियर कर दीजिए, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट में तो महिलाओं के प्रति अपराध, बच्चों के प्रति अपराध में कमी आई है, ये दिखाया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज ही देख लीजिए, निचले पायदान पर आया है थोड़ा। दो लोग उसके साथ दुष्कर्म करके और उसको जंगल में नहीं, वो ये केस आप मत बताइए, केस मत बताइए, केसेस हैं, लेकिन आप ये बताइए कौन सी रिपोर्ट में नंबर 1 पर है यूपी क्राइम? आप अभी कह रहे हैं नहीं, आप मुझे वो ईयर बताइए, कौन सी ईयर की रिपोर्ट है जिसमें यूपी नंबर 1 है क्राइम में? आप सीधे डाले ना, यूपी में मतलब देश में कौन सा प्रदेश सबसे ऊपर है क्राइम में, आप सीधे डालिए, आपको सीधे लिख के आएगा उत्तर प्रदेश, और उसमें आंकड़े भी आ जाएंगे, इसमें कोई छुपा हुआ है? आपकी पर्सनल पोस्टिंग का लिंक तो नहीं खुलेगा वहां पे धर्मेंद्र जी? नहीं, आप हमें नहीं कह रहे, आप इसमें नाराज मत होइए, बिल्कुल नहीं, मैं नाराज नहीं हो रही हूँ,
क्योंकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें तो साफ साफ लिखा है महिलाओं बच्चियों के प्रति अपराध, इस सब में कमी आई है यूपी के अंदर। ये उत्तर स्थिति पहले से बेहतर हुई है। आप कह रहे नंबर 1 है, बहुत फर्क है ना दोनों में। नहीं, मेरा क्या कहना है, आप सीधे ठीक है। राकेश त्रिपाठी जी मानने को तैयार ही नहीं है समाजवादी पार्टी, उसका यही कहना है कि अपराध बढ़ा है और वो एनसीआरबी को कोट कर रहे हैं, कह रहे गूगल करिए आएगा यूपी नंबर 1 है क्राइम में। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी जवाब ले लेते हैं आपकी बात का, और उसके बाद विजय मिश्रा जी। देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता अगर पढ़ाई कर लेते तो शायद वो ठीक पढ़ लेते, उन्होंने पढ़ने से चूक हुई। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों में सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 है। इनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें सजा दिलाने के मामले में, प्रोसिक्यूशन स्टोरी अपनी साबित करने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हुआ है। 586 करोड़ की संपत्ति मुख्तार अंसारी की योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद हमने या तो जब्त की है या ध्वस्त की है, और 2100 करोड़ रुपए का उनका अवैध व्यवसाय उसको धूल-धूसरित करने का काम किया है, जो अवैध तरीके से टेंडर प्रक्रिया लेकर के जो एक बड़ा आर्थिक तंत्र खड़ा करते थे मुख्तार अंसारी, और उसको हमने रोकने का काम किया। यही मुख्तार अंसारी जो आपके टेलीविजन दृश्यों में दिखाई दे रहा है कि कैसे जिप्सी के ऊपर बैठ करके हाथ में हथियार लेकर के लोगों को डराया करता था, वही मुख्तार अंसारी आज कैसे व्हील चेयर पर बैठ करके गिड़गिड़ा रहा है। 2 तारीख को जो बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट है उसके सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होते समय बांदा से मुख्तार अंसारी ने कहा कि हमें जज साहब कोर्ट के निवेदन है कि हमें कुरकुरे और चिप्स दिलवा दिए जाए, हमें जेल की रूखी रोटी पसंद नहीं आ रही है। वही मुख्तार अंसारी जिसके लिए गाजीपुर की जिला जेल में तालाब खुदवाया गया था ताकि मनपसंद मछलियां मार करके अपने हाथ से वो खा सके, वहां बैडमिंटन का कोर्ट बनवाया गया था। यानी तमाम प्रकार के ऐसो आराम के साजो सामान जेल के भीतर मुहैया कराए जाते थे सपा बसपा की सरकार में। ठीक है, इस बीच एक और सवाल, ठीक है राकेश जी, आप एक और सवाल सभी पैनलिस्ट के लिए हम रखने जा रहे हैं, उसका भी सब लोग जवाब देंगे। राउंड 2 में हम क्या सवाल उठाने जा रहे हैं, राउंड 2 का सवाल फ्लैश करिए। और सवाल यह है कि क्या योगीराज में माफिया पर लगातार कड़ा एक्शन हो रहा है? धर्मेंद्र सिंह जी, उसके बाद विजय मिश्रा जी। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि इनका सांसद जिसको सरकारी सुरक्षा प्राप्त है 2 दिन पूर्व पुलिस वालों के साथ मारपीट करता है और पुलिस वाले विद्रोह कर देते हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होगी, मुकदमा नहीं दर्ज होगा तो हम सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है हस्तक्षेप के बाद, क्या कोई कार्रवाई हुई? कोई प्रभावी कार्रवाई बात जाने दी, आज सांसद फरार है, इनको ये कहना पड़ रहा है। क्या उसको जेल भेजेंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। मैं समझूं कि कार्रवाई कर रहे हैं। चिन्हित कार्रवाई की बात अलग है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता थानों में मारपीट कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति अपराध किस तरह बढ़ा हुआ है, और रोज आप देख लीजिए अखबार की जो सुर्खियां होती हैं उसमें महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति और हत्या हो जा रही। उन्होंने कहा माफिया प्रदेश छोड़ दिए या जेल छोड़ दिए या ऊपर चले गए। क्यों? ये कहां से रोज हत्याएं हो रही हैं? प्रतिदिन अखबार में किसी कहीं ना कहीं अभी देखिए 1 हफ्ते पहले किस तरह कितनी गोलियां मार के हत्या कर दी गई थी। इलाहाबाद में जो हत्या हुई वो इन्हीं की सरकार में हुई, पहले नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये क्राइम अगर इनका जवाब राकेश त्रिपाठी देंगे, लेकिन उससे पहले विजय मिश्रा जी। अक्ता जी, बार बार लोग ये कहते हैं 30 साल के केस को आज फैसला, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप सकते हैं कि 30 साल तक ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले तुरंत विवेचना दी, न्यायालय में तुरंत सजा हो गई। 30 साल तक विवेचना चली, चार्जशीट दाखिल हुई, प्रक्रिया लंबी थी, लेकिन जब न्याय 20 साल लग जाएंगे उसमें विजय मिश्रा जी। प्रक्रिया लंबी थी, चार्जशीट दाखिल हुई, सबके बयान दर्ज हुए, इसमें 20-30 साल का वक्त लगता है। आप क्या कह रहे हैं? आपको सुनने वाली जनता क्या सोच रही होगी? सरकार भी आपने इसी विजन से चलाई थी। 20-20 साल लग जाएंगे, एक पैरवी में 20-20 साल 30-30 साल लग जाएंगे। एक फ्लाईओवर बनने में कितना वक्त लगेगा फिर बताइए मुझे? एक अंडरपास बनने में कितना वक्त लगेगा बताइए मुझे? एक मेट्रो चलाने में कितना वक्त लगेगा बताइए मुझे? इस हिसाब से तो आप हाफ सेंचुरी पार कर देंगे। मैंने कहा ना 20 सेकंड दीजिए ना मुझे, 20 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। मैंने कहा ना एक मुख्तार को सजा मिलने से अपराध कम नहीं होता, ऐसे सैकड़ों मुख्तार हैं। ठीक है, एक मुख्तार आज उम्र कैद हुआ है। अभी इनकी पार्टी में रंजय सिंह का नाम आता है, चुलबुल सिंह का नाम आता है, फिर भूसा शरण सिंह के ऊपर मुकदमा है। लगातार लोग दबाव बना रहे हैं उस महिला पहलवान। ठीक है विजय मिश्रा जी, शारदा प्रसाद जी को एक बार फिर से लेके आना चाहूंगी। ठीक है, बात आ गई आपकी। शारदा प्रसाद जी, ये बताइए मुख्तार अंसारी क्यों बचता रहा है? ये 20-30 साल बहुत लंबा वक्त होता है, कैसे बचता रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी इस प्रकार का माफिया है, जब तक उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा
वो नहीं बच सकता है। क्योंकि आप देखिए, माफिया को छोड़ दीजिए, जिनको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला है वो कहाँ बचते हैं। 2-3 साल में कन्विक्शन हो जाता है, पर यहाँ पर ऐसा है कि 10 साल लगे, दशक लग गए, 3 दशक लग गए, तो अवश्य ही कोई प्रकार का राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। इसके अलावा न केवल राजनीतिक संरक्षण मिला है, पर एक वातावरण बनाया गया है कि ये जो करेंगे उसमें कोई गलती नहीं है। तो इसलिए हमको जो वातावरण है उसको सुधार करना है। वातावरण में सुधार होगा तो ऐसे माफिया अपने जो कार्रवाई से डर करेंगे। उसके लिए सबसे आवश्यक चीज है कि जो भी इन्होंने जो प्रॉपर्टी अर्जित की है अपने कुकृत्यों से, उसको सीज किया जाना चाहिए। चुन चुन करके उसको अर्जित कर इस प्रॉपर्टी को सीज कर लेना चाहिए। ठीक है, आपके कहने का मतलब है कि आर्थिक कमर तोड़नी चाहिए जी। इनका ये जो फाइनेंस सिस्टम है, किसी तरह से इनको आर्थिक चोट पहुंचाई जाती रहनी चाहिए, राजनीतिक संरक्षण भी बंद होना चाहिए जी। ठीक है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। निरंजन पोद्दार जी, थोड़ी देर पहले हमने सुना बसपा के जो नेता हमारे बीच में, वो कह रहे थे कि लंबा प्रोसेस होता है, 20 साल लग गए, चार्जशीट फाइल होती है, सबके बयान दर्ज होते हैं। आस्था जी, मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसी बातें सुनता हूं। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, अभी लगभग 1-1.25 साल बीता है जब 2022 में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तो इन्हीं मुख्तार अंसारी के बेटे ने सरेआम पब्लिकली स्टेटमेंट दिया था कि अब हमारी सरकार आ रही है और मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर ली है, किसी भी अधिकारी का यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, सबसे पहले उनका हिसाब होगा और उसके बाद में सोचा जाएगा किसके साथ क्या किया जाएगा। यानी कि खुलेआम जनता के रूप में धमकी, यानी कि जनता के बीच में धमकी। और किसने दी थी? इन्हीं मुख्तार अंसारी के बेटे ने। मतलब आप क्या समझते हैं कि क्या वो राजनीतिक संरक्षण नहीं था? क्या वो राजनीतिक संरक्षण का एक आत्मविश्वास नहीं था कि अब अगर सरकार बदलती तो क्या वो चीज अगर वो प्रैक्टिकल में नहीं हो जाती? तो देखिए, ऐसा है आस्था जी, ये जनता सब जानती है। और 2022 का चुनाव तो मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई केवल कानून व्यवस्था के ऊपर गया है, और इसके अंदर मेरे या आपके या किसी के मोहर लगाने की आवश्यकता नहीं है। 23 करोड़ की जनता ने मोहर लगाई है 2022 के चुनाव में। तो इस चीज को देखिए, एक चीज, जिस तरीके के अपराधों की बात होती है, जो आवेशिक अपराध हैं वो होते हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे। जब तक मानव जाति रहेगी अपराध नहीं मिट सकते। लेकिन एक होता है संगठनिक अपराध, एक होता है जिसको कहते हैं कि पूरा माफियागिरी या एक प्रायोजित अपराध, उनके अंदर निश्चित रूप से आज सरकार का इकबाल कायम हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आज अगर आप प्रदेश की ग्रामीण जनता के बीच में जाएंगे तो आज वहां पे वो आपको छुट्टा पशुओं की तो शिकायत करेंगे, लेकिन वो कहेंगे अब हमारे खेत के अंदर हमारे स्वयं के पशु सुरक्षित रात को नहीं। ठीक है, और दिक्कत कहां आती है? पहले कोई गैंग चलाता है, हथियार इस्तेमाल करता है, उसके बाद बाहुबली घोषित करता है अपने आप को, एक डर, एक टेरर फैलाता है, और फिर ऐसे ही लोग जब राजनीति में आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर शारदा प्रसाद जी वो हाथ से निकल जाते हैं। फिर एक बहुत लंबा वक्त लगता है, एक बहुत लंबी लड़ाई, एक बहुत मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति लगती है कि ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए, इनके मुकदमों को पूरा कराया कर इन पर सजा मुकर्रर करवाई जाए। जी, बहुत ही आवश्यक है और इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जब विशेष ध्यान दिया जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि इस प्रकार के और भी मुख्तार अंसारी हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं। और अगर इस प्रकार के कोर्ट्स, इनफैक्ट ये तो एमपी एमएलए कोर्ट था, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ही नहीं सुन रहे हैं। माफिया का केस एमपी एमएलए कोर्ट में ही नहीं चलता है, वो नॉर्मल कोर्ट्स में भी चल रहा है, जहां पर प्रोसिक्यूशन का जो स्पीड है वो बहुत कम है। इसलिए आवश्यक है कि समग्र रूप से ध्यान देना है, और जहां जहां माफिया बैठे हैं, चाहे वो एमपी से विभूषित हो, चाहे एमएलए हो, नहीं हो, बिल्कुल, और ये देश में सबके लिए है। और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल भी है, और सवाल राउंड 3 का सभी पैनलिस्ट के लिए ये कि योगी सरकार में मुख्तार का कैसे हुआ गेम ओवर, और ये बताएंगे राकेश त्रिपाठी। बताइए राकेश जी, 32 साल पुराना मामला, आज सजा हो रही है। देखिए, अवधेश राय के इस मामले में मूल पत्रावली तक चोरी कर ली गई थी, उसको गायब कर दिया गया था ताकि इस मामले में सजा ना हो पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद हमने अभियोजन पक्ष को पूरी चुस्ती दुरुस्ती के साथ स्पष्ट तौर पर निर्देश थे कि हर मामले का उनका फेयर एंड फास्ट ट्रायल शुरू हो। एमपी एमएलए कोर्ट बनी, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद
तेज गति से उसमें अभियोजन पक्ष ने अपने सारे साक्ष्यों को रखा, कसौटी पर कसे गए और आज कोर्ट का फैसला आया। एक के बाद एक 6 फैसले आज मुख्तार अंसारी के खिलाफ आए। उस मुख्तार अंसारी के खिलाफ, जिस मुख्तार अंसारी की दहशत का आलम यह हुआ करता था कि पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए डिप्टी एसपी चाहते थे एक लाइट मशीन गन की बरामदगी के मामले में, लेकिन डिप्टी एसपी को खुद नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा था, वो गिरफ्तार नहीं कर सकते थे मुख्तार अंसारी। ठीक है, वो मुख्तार ये मजबूरियां आखिर किस वजह से क्यों आती थी? मजबूरियां आप बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए गए, गवाह मुकर जाया करते थे, ये सब किसकी सरकारों में हुआ धर्मेंद्र सिंह जी? नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी बसपा सरकार में था, स्पष्ट है, इसमें कौन सा सवाल है? हमारे साथी कह रहे थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस बात किया उसने बयान दिया। देखिए, वो हमारी पार्टी में नहीं है, वो किस पार्टी में है आपको मालूम होगा, और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके साथ हैं। पूरा प्रदेश देख रहा है तो जिस पार्टी से विधायक हैं या जिस पार्टी में मुख्तार अंसारी हैं, वो किसके साथ हैं आज की डेट में, वो सत्ता के साथ है कि नहीं है। दूसरी बात, ये कहना न्याय, हमें इस पर आपत्ति है कि न्यायपालिका कोई फैसला देती है तो बादी के पक्ष में फैसला होता है, उसको न्याय मिलता है, बहुत अच्छी बात है, उसको खुशी मनाने का, जाहिर करने का अधिकार है। लेकिन वहां धार्मिक नारे लगाना, ये प्रदेश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? किसी आपराधिक मामले में धार्मिक नारे से आपका क्या मतलब है? आज कोर्ट परिसर के बाहर जो नारे लगे धर्मेंद्र सिंह जी, आप उसकी बात कर रहे हैं, तो लगता है आपने वो तस्वीर नहीं देखी जहां पर अवधेश राय के भाई जो 32 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, इस फैसले को आने के बाद उन्होंने दंडवत प्रणाम किया अदालत के आगे। आप सोचिए एक परिवार का दर्द और उसका संघर्ष, किस तरह खौफ के साए में 3 दशक, 2 पीढ़ियां निकल गई उस परिवार की, आज जाकर उसको इंसाफ मिला है, उसने मत्था टेका है अदालत के बाहर, शुक्रिया अदा किया है भगवान का, उसके परिवार ने वहां पे हर हर महादेव के नारे लगाए हैं, और आप इसे धार्मिक नारे कह रहे हैं? नहीं, ऐसा है, उनके परिवार के लोगों ने क्या बयान दिया हमने भी देखा है, उनके परिवार को न्याय मिला, और हम भी खुश हैं कि किसी भी बादी को, किसी पीड़ित को या किसी के साथ कोई अपराध होता है तो न्यायपालिका ने उनको एक लंबी प्रक्रिया के बाद, काफी लंबा हुआ, ये भी सही है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जशीट लगी और लंबा मुकदमा चला, लेकिन अंत में न्यायपालिका ने उनको न्याय दिया। लेकिन जिस तरह से ये राज्य सरकार धार्मिक आधार पर अब फैसले में भी धार्मिक नारे लगाना या किसी अच्छा ठीक है, इसका जवाब राकेश त्रिपाठी देंगे। आप बार बार धार्मिक नारे की बात कह रहे हैं, आप बार बार कम्युनल एंगल इस मामले में लेकर आ रहे हैं। राकेश जी दीजिए इस बात का जवाब। सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले को धार्मिक रंग क्यों दे रहे हैं, धार्मिक नारे लगाने की क्या जरूरत थी? देखिए, 2 बातें स्पष्ट करूं। पहली बात तो कह रहे हैं सरकार धार्मिक नारे लगा रही है। अरे भाई, सरकार धार्मिक नारे नहीं लगा रही है, वो जो जनता प्रसन्न हुई है उस जनता ने अपने इस देव को याद किया होगा। निश्चित तौर पर आप धार्मिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, अपराधियों का धर्म, मजहब, जाति, यही तो देखते रहे ना। इसी वजह से तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में पैरेलल सत्ता चलाते रहे। क्यों? क्योंकि आप इनके मजहब, इनकी जाति के आधार पर वोट बैंक का तुष्टीकरण किया करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने अपराधी का अपराध देखा है, उसकी जाति मजहब नहीं देखी है। और इसी वजह से आज कुख्यात अपराधी, चाहे वो मुकीम काला हो, चाहे वो आज सोहरा सलीम, सोहराब रुस्तम हो, या मुख्तार अंसारी हो, या खान मुबारक हो, या अतीक अहमद हो, या विजय मिश्रा हो, उत्तर प्रदेश में एक एक कुख्यात अपराधियों को उनके मुकम्मल अंजाम तक, जेल की सलाखों तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप आज भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। आज भी अभी ठीक है, मुझे हैरानी हुई इस बात को लेकर, जिन विजुअल्स को सुबह से जनता देख रही है इस फैसले को आने के बाद, उसको हमारे प्रदेश का विपक्ष कह रहा है कि धार्मिक नारे लगे कोर्ट के बाद। निरंजन पोद्दार जी। हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लोगों ने राहत की सांस ली, भगवान का शुक्रिया अदा किया, और हमारे प्रदेश का विपक्ष कह रहा है कि वहां सरकार की तरफ से धार्मिक नारे लगाए गए। देखिए आस्था जी, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, जिस बाबा विश्वनाथ के या जिस महादेव के नाम से काशी जाना जाता है, बनारस जाना जाता है, अगर वहां पे हर हर महादेव के नारे लगते हैं तो किसी व्यक्ति के पेट में दर्द क्यों नहीं होता? क्या दर्द क्यों होता है? क्या एक ही वर्ग अपने नारे लगा सकता है? अल्लाह अकबर ही बोला जा सकता है? हर हर महादेव बोलना क्या कम्युनिटी सांप्रदायिकता होगी? अरे भाई, थोड़ा सा तो कम से कम संवेदनशील बनिए इन मामलों के अंदर। मेरा तो बिल्कुल, और बात जब माफियाओं की आती है, इस तरह के अपराधियों की आती है, तो कम से कम उसको धार्मिक एंगल देकर एक न्याय की लड़ाई जो अंजाम तक पहुंची है उसको भटकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर या इससे जुड़े हुए एक एक माफिया को आज जो कानूनन सजा मिल रही है, प्रदेश का विपक्ष इसका क्रेडिट सरकार को नहीं देना चाहता।
उसका यह कहना है कि यह काम न्यायालय ने किया है, कोर्ट ने किया है और सरकार इसका क्रेडिट क्यों ले रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोई लड़ाई अगर 20 साल चलती है, 30 साल चलती है, पूर्व में विपक्षी पार्टियों की भी सरकारें रही हैं, तब कोर्ट में उनकी तरफ से मजबूत पैरवी क्यों नहीं की गई? तब इस तरह का फैसला यदि आता तो फिर उनकी सरकार भी इसका श्रेय ले सकती थी। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार यह कहती है कि हमारी मजबूत इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि आज हम मजबूत पैरवी करते हैं, गवाह न मुकरते हैं न भागते हैं, बेधड़क अपनी बात रखते हैं। और यही वजह है ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का कार्य लगातार प्रदेश में जारी रहेगा। महाभैंस में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।